हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके कि 6 पार्ट्स आप पहले देख चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि जब आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है पीएचडी का, उसके बाद आप थीसिस सबमिट कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या होता है जब आप थीसिस को सबमिट कर देते हैं उसके बाद। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम फाइनल थीसिस को जब सबमिट करते हैं तो उस समय आपको साथ में एक जो फीस है, रिक्वायर्ड फीस, उसको सबमिट करना होता है। साथ ही साथ नो ड्यूज सर्टिफिकेट सबमिट होता है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपके गाइड से एक पैनल मांगते हैं एग्जामिनर्स का। 6 लोगों का पैनल होता है। फीस जमा कर देते हैं। उसके बाद जो थीसिस है वो 2 एग्जामिनर्स के पास भेजी जाती है। ठीक है। अब थीसिस जो है वो जब एग्जामिनर के पास भेजी जाती है तो वो इसको इवैल्यूएट करते हैं। और उस समय ये चीज देखनी होती है कि जो रिसर्च वर्क है आपका, वो उसमें कुछ आपका नॉवेल्टी होनी चाहिए, डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट्स होना चाहिए, फ्रेश अप्रोच होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी आपने वर्क किया है उसमें उसका कुछ इनोवेटिव एप्लीकेशन होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। तो अगर ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं उसको फुलफिल होते हैं तभी वो आपकी थीसिस जो है वो पास होती है आगे। तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है और उसको एग्जामिन करने के बाद उसमें कमेंट्स लिखे जाते हैं। और साथ ही साथ उसका कंटेंट जो है, उसकी लैंग्वेज जो है, उसका प्रेजेंटेशन जो है वो सूटेबल होना चाहिए। तो जो एग्जामिनर्स हैं वो उसको प्रॉपरली देखते हैं और उसमें 3 चीजें होती हैं, या तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, या उसमें कुछ रिवीजन देंगे, या फिर वो उसी फॉर्म में वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो उसके लिए जो एग्जामिनर है वो उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और उसके बाद उनसे ये बोला जाता है कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आप उनको लिख के दीजिए जो आप चाहते हैं कि वाइवा में उस कैंडिडेट से पूछा जाए। अब जो एग्जामिनर्स हैं वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं आपके थीसिस से रिलेटेड। और हो सकता है कि वो कुछ आपके सुपरवाइजर से भी क्लैरिफिकेशन मांगे थ्रू रजिस्ट्रार। और इसके बाद जो हमारे जो वाइस चांसलर होते हैं, कुलपति जी, वो रिकॉल कर सकते हैं थीसिस। अगर मान लीजिए किसी एग्जामिनर के पास उन्होंने भेजा है और वो 2 मंथ्स तक उन्होंने उसको नहीं देखा, उससे रिलेटेड नहीं अगर रिपोर्ट भेजी है, तो वो चाहे तो किसी और एग्जामिनर को भी अपॉइंट करके उनको भी थीसिस भेज सकते हैं। अब आती है कि कंडीशन की, अगर मान लीजिए 2 एग्जामिनर्स के पास आपकी थीसिस गई है और दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया है, या फिर एक ने रिजेक्ट कर दिया है और जो दूसरे एग्जामिनर है उन्होंने रिवीजन दिया है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो थीसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सेकंड केस आता है कि अगर दोनों एग्जामिनर्स ने उसमें कुछ रिवीजन दिया है, तब कैंडिडेट से वो जो भी उन्होंने रिवीजन के पॉइंट्स दिए हैं वो रिवीजन करने के लिए बोला जाता है। और अगर एक एग्जामिनर अप्रूव कर देते हैं और दूसरे एग्जामिनर ने अगर रिजेक्ट किया है या रिवीजन बोला है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी थीसिस जो है वो एक थर्ड एग्जामिनर के पास भेजा जाए और उस हिसाब से फिर उसका डिसीजन लिया जाता है। और अगर दोनों ही एग्जामिनर्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में फिर उसको जो है थीसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फिर वाइवा के लिए बुलाया जाता है कैंडिडेट को। अब जब वाइवा होता है तो उस समय कौन कौन रहेगा? उस समय आपके सुपरवाइजर होंगे, को सुपरवाइजर होंगे। जो 2 एग्जामिनर्स के पास आपके थीसिस गई है उसमें से कोई एक एग्जामिनर आएंगे। और साथ ही साथ उस समय जो डीआरसी जो कमेटी होती है उसके चेयरमैन रहते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज जो होती है वो उनके मेंबर्स उसमें रहते हैं और इन सब की प्रेजेंस में ही वाइवा होता है। फिर यहाँ पर एक चीज और है कि जो डेट है वाइवा की वो प्रॉपरली पहले से ही टाइमली जो है वो सबको कन्वे करनी होती है, सो दैट सभी उसमें अटेंड कर सके। और यहाँ पर एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जो वाइवा में क्वेश्चंस हैं वो पूरे आंसर देने होते हैं और जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद ही आपको वो कंप्लीट माना जाता है। फिर जो डेट है, टाइम और वेन्यू है वाइवा का, वो जनरली यूनिवर्सिटी ही नोटिफाई करती है थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। और वो लेकिन थ्रू कंसेंट होता है, उसमें सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर, कैंडिडेट, चेयरमैन ऑफ डीआरसी
उन सभी को एटलीस्ट 1 वीक पहले बता दिया जाता है, सो दैट वो प्रिपरेशन कर लें। और उस समय वहाँ पर जो दोनों एग्जामिनर्स की जो रिपोर्ट होती है वो भी प्रोड्यूस होती है, और वहाँ पर जो कैंडिडेट है उनको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है, और साथ ही साथ ये वाइवा के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और उस समय जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के सामने जब कैंडिडेट प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर बाकी लोग भी रहते हैं, मेंबर्स ऑफ फैकल्टी रहेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स रहेंगे, और जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड लोग हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के बाद जो बोर्ड है वो कैंडिडेट से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो एग्जामिनर की रिपोर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इवन ऑडियंस के लिए भी ओपन होता है कि वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। और जब कैंडिडेट पूरी तरीके से अपने आंसर्स दे देते हैं, उसके बाद ही फिर रिकमेंडेशन किया जाता है कि ये जो है ये आगे फर्दर पास होगा कि नहीं होगा। ओके। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कई बार सेकेंड वाइवा वोज भी हो सकता है। और अगर वहाँ पर जो भी रिवीजन या करेक्शंस बोले जाते हैं वो सब चीज़ को करेक्शंस को करके विद इन 6 मंथ्स थीसिस जो है उसको सबमिट करना होता है। उससे लेट उसको आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। ओके। एंड नॉट लेटर देन 18 मंथ्स, मतलब इसके अंदर ही आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आपका ऐसा कंडीशन आता है कि आपको रीसबमिशन ऑफ थीसिस करना पड़ रहा है, तो वहां आपको फिर से रीसबमिशन की फीस यूनिवर्सिटी को पे करनी होगी। ओके। और जो रीसबमिटेड 3 कॉपीज हैं वो उसमें फिर से लिखा होना चाहिए कि रिवाइज्ड वर्जन है। इस बीच एक चीज और बोला जा रहा है कि अगर रिसर्च स्कॉलर जो है जब तक इसका ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो कोई और एग्जाम जो है, कोई और डिग्री इस ड्यूरेशन में वो नहीं ले सकते हैं, एक्सेप्ट अगर वो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें या डिप्लोमा कोर्स ऑफ लैंग्वेजेस या रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस का कोई ऐसी डिग्री वाली चीजें कर सकते हैं, बट कोई और डिग्री वो इस ड्यूरेशन में नहीं ले सकते हैं। ओके। और यहाँ पर एक चीज और है कि जो यूनिवर्सिटी है वो हमारी थीसिस को जो है उसको वो पब्लिश करते हैं। और इसमें ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो ओनर होता है कॉपीराइट ऑफ पीएचडी थीसिस का। और जब सक्सेसफुल वाइवा हो जाता है तो फिर उसके बाद नोटिफाई किया जाता है फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री टू द कैंडिडेट। और इसमें एक कॉपी जो है थीसिस की वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रहती है, एक जो है वो डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में जाती है, और थर्ड कॉपी जो है वो सुपरवाइजर को दे दी जाती है। तो जो अवार्ड हो जाते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है। और इनिशियली जो है यूनिवर्सिटी एक प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करती है स्कॉलर को, और फिर बाद में उसकी एक्चुअल डिग्री जो है वो बाद में आती है। ओके। So after the declaration of result, the candidate on payment of prescribed fees may be provided with the copies of reports of examiners who recommended for the award of PhD degree. So यहाँ पर basically ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो PhD उनकी अवार्ड हो जाती है, प्रॉपर नोटिफिकेशन होता है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि टाइम लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितना ड्यूरेशन वहाँ पर दिया हुआ है, उसी ड्यूरेशन के अंदर सभी चीज़ें होनी चाहिए। ओके। सो इस तरीके से ये पूरा ऑर्डिनेंस था। होप आप लोगों को ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया होगा। ये ऑर्डिनेंस 10 था जो कि CSVTU ने डिक्लेयर किया है, और ये जो है ये जो बेसिस है किसका, UGC रेगुलेशन 2016 के बेसिस पर इसको बनाया गया है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल।